थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। ये जो एक हम एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जो जो कि वीकली शो होगा क्रिकेट का। ये वीकली शो बात हम इस पे वीक पे जो भी न्यूज़ आई होंगी, जो हाईलाइटेड न्यूज़ होंगी पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज का होगा, इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो पीएसएल का जो ड्रामा चल रहा है उसके ऊपर होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो हम शान मसूद की जो अपॉइंटमेंट है एज अ कंसल्टेंट इन पीसीबी इंटरनेशनल जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं उनके लिए। और जो तीसरा टॉपिक है वो एनओसीज़ के ऊपर होगा। और जो लास्ट टॉपिक है वो होगा जो वुमेंस वर्ल्ड कप में ड्रामा हुआ है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को जो है मोलेस्ट करने की कोशिश की गई इंडिया में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, अली तरीन वर्सेस पीसीबी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पर अगस्त के महीने में जो पीसीबी था उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जो है वो रीएवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं। रीएवैल्यूएशन के लिए एक यूके की फर्म जो है वो हायर की गई है जो कि रीएवैल्यूएट करेगी जो 6 टीमें हैं उन सब की प्राइस को, मार्केट वैल्यू को देखने के लिए कि इनकी जो अगले 10 साल की प्राइसेस हैं वो कितनी होंगी। बिकॉज 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था इन तमाम फ्रेंचाइजी से जो 6 टीमें थी कि 10 साल तक जो है वो एनुअल फ़ी जो ये देते थे, जिसमें कराची जो है वो 2.6 मिलियन एनुअल फ़ी देता था, लाहौर कलंदर 2.5 जो है वो देता था, 1.6 मिलियन डॉलर्स में ये मैं आपको बता रहा हूँ फ़ीस देता था पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1.5 मिलियन और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो थे 1.1 मिलियन देते थे। मुल्तान सुल्तान जो थे वो बाद में आए थे, उन्होंने वो 6.35 मिलियन देते थे क्योंकि जो ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ये 2015 से जो है वो शुरू हुआ था और 2025 तक ये चलना था। और उसमें जो है वो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 3 साल के बाद जो है मुल्तान सुल्तान ने 6.3 मिलियन एनुअल फ़ी पर ये कंसोर्शियम में अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान जो थी वो ख़रीदी थी। उसमें जो वैल्यूएशन थी इन टीमों की, वो टोटल जो 5 टीमें थी उनकी जो शुरू में वैल्यूएशन हुई थी जब पीएसएल शुरू हुआ था तो वो 93 मिलियन की थी। और जो मुल्तान सुल्तान थी क्योंकि वो लेट एंटर हुई थी इन 5 टीमों में, तो उनकी वैल्यूएशन जो थी 50.8 मिलियन डॉलर्स की थी। अब ये जो 10 साल हैं ये ख़त्म होने जा रहे हैं। अब 10 साल पूरे हो गए। लास्ट जो पीएसएल का सीज़न था वो लास्ट 10 ईयर का सीज़न था, मार्क्ड 10th ईयर। अब जो शुरू होने जा रहा है वो है नेक्स्ट साइकिल ऑफ 10 ईयर्स। उसके लिए जो पीसीबी ने जो ये फर्म हायर की है वो वैल्यूएशन जो उन्होंने की है उसकी रिपोर्ट अब फाइनल हो चुकी है। उसके ऊपर पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ जारी की है और वो प्रेस रिलीज़ जो है उसमें ये बात की जा रही है कि ये जो फाइनल वैल्यूएशन है इसकी जो प्राइसेस हैं, हर टीम की जो प्राइस है वो जो है वो दी जा रही है मोहसिन नकवी को। और उस पे कुछ ही दिनों में पीसीबी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें जो है वो नेक्स्ट लाहे अमल जो होगा, नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे एक्शन आइटम्स के, वो डिटरमिनेंट होंगे कि कैसे इन टीमों को दोबारा से पब्लिक के सामने रखा जाएगा। उन जो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि पहले जो ओनर्स हैं उनको होगा राइट टू बाय फर्स्ट, मीनिंग कि वो राइट उनको पहले दिया जाएगा। जो भी मार्केट वैल्यू डिसाइड होगी उसमें पहला राइट ओनर्स का होगा, करंट ओनर्स का, कि वो इसको बाय कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं। और अगर वो इनकार करें उस वैल्यूएशन से या उस प्राइस से तो देन इट विल गो इनटू पब्लिक और वहाँ पर फिर कोई भी जो है बाय कर सकता है इन टीमों को। ये काफ़ी क्रूशल है बिकॉज वो वही बंदा हो सकता है, वो वही ओनर हो सकता है जो फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको ऑब्लॉयज करता रहा है, उसमें 10 सालों में उसने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब जो अली तरीन आए थे, अली तरीन ने सोशल मीडिया पर आकर जो एक अपॉलॉजी की, जो सार्काज़म से भरी हुई अपॉलॉजी थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो उन्होंने अपॉलॉजी की थी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको अपॉलोजाइज करने की। मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पीएसएल बेहतर हो। मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैंने जब इशू देखे मैंने आवाज़ उठाई। मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूँ। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। और मैं अपॉलोजाइज करता हूँ
कि मैं ना खुश हूँ कि आप लोग एक दूसरे को इतने हाई फाइव देते हैं इतने कम काम करने से। आपकी मर्ज़ी, अब जितनी मर्ज़ी हाई फाइव दें। और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PSL मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आएँ। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने क्रिटिसाइज़ की कमाल ओपनिंग सेरेमनी को। मतलब अब नेशनल स्टार्स को एक स्टेडियम में ला के उनको लिपसिंग कराना, कमाल। लाइव सिंगिंग कौन सुनता है? और मैंने जब तनकीद की ड्राफ्ट की, मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे ख़त्म हो और माइक्स काम करें, ये मैंने बहुत ज़्यादा एक आस्क कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। और मैं दिल से अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक जूम मीटिंग 10 मिनट लेट अटेंड की। आपको इससे इतना हर्ट हुए आप इससे कि आपने अपने लीगल नोटिस में डाला है कि मैं जूम मीटिंग में लेट आया हूँ। अनफॉरगिवेबल। और मैं दिल से ये अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने कहा कि ये बिगेस्ट PSL नहीं होगा। मैं बिल्कुल गलत था। आपने देखा सारों ने, स्टेडियम्स के बाहर लाइन लगी हुई थी, हर स्टेडियम फुल था, खास तौर पे कराची। क्या आप लोगों ने टूर्नामेंट रन किया? और जो लॉजिस्टिक्स यार ज़बरदस्त। मतलब आपकी आधी टीम प्लेयर्स एक होटल में, सपोर्ट स्टाफ, मस्योर, एनालिस्ट, कोचेज़ एक और होटल में। यार ये तो बेस्ट तरीका मैनेज करने का, हर किसी को ये करना चाहिए। और जो ट्रेनिंग स्केड्यूल, जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़, कमाल। सिर्फ 6 टीमों ने कंप्लेन किया, लेकिन 6 ज़्यादा थोड़ी होता है। और टीवी पे लोग काम देख रहे हैं, टीवी पे देखता कौन है यार। तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये डेफिनेटली सबसे बड़ी लीग थी। और जो वो वीडियो थी जिसमें वो लंबे बॉलों वाले बंदे ने पानी में जो डाइव मार के वो ट्रॉफी निकाली थी ना केज से, और वो लेके आया था उस बोट में जिसमें 4 लोग खड़े हुए थे, गेम चेंजर। मतलब गूस बम्स थे मुझे जब मैंने वो देखी थी। तो अगेन मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने इतनी ये गलत चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट की और गलत चीज़ों पे मैंने तनकीद की। अब इसमें आपने देखा जो अपॉलजी उन्होंने की, दिस वाज क्वाइट हिलेरियस टू बी ऑनेस्ट। अब जो अपॉलजी उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपके माइक अच्छे नहीं थे, आपने जो ट्रॉफ़ी ये दरिया में आपने समंदर में एक बंदे को आपने जंप करवा कर ट्रॉफ़ी लेकर आए, फिर आप जो सारी चीज़ें आप करते आ रहे हैं वो इज़ एब्सोल्युटली कि मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, तो इसकी वजह से मैं जो है वो अपॉलजी करता हूँ। सो ये जो अपॉलजी थी ये अब PCB को अच्छी नहीं लगी, और ये जो प्रेस को रिलीज़ मैंने अभी आपको बताई है इसके ऊपर जो है वो स्पेशली वो एक नोट डाला गया है कि फ्रेंचाइजीज वही होंगे जिनको राइट टू बाय होगा, फर्स्ट राइट टू बाय होगा, जो कि एग्रीमेंट से एग्री करते आ रहे हैं। उन्होंने फ्रेंचाइज जो एग्रीमेंट है उसको ब्रीच नहीं किया, और उसमें यही है ब्रीच में कि आप पब्लिकली क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। आप जो पब्लिकली आकर इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं कर सकते। सो दैट इज़ समथिंग दैट अली तरीन इज़ बिन डूइंग फॉर लास्ट 6 months। आप देखें मुख्तलिफ पॉडकास्ट में वो आते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो आकर PSL को लताड़ते रहे हैं, और उसकी रीज़न जो है वो 2 रीज़न्स बनती हैं। नंबर 1 कि वो डीवैल्यूएट करना चाहते हैं मुल्तान सुल्तान को, डीवैल्यूएट करना चाहते हैं PSL को, ताकि जब ये मार्केट वैल्यू पब्लिकली अनाउंस हो तो वो उतनी ना हो जितनी वो बाय बैक ना कर सकें, और या वो जितनी बाय बैक करना चाह रहे हैं उस प्राइस पर ना हो। सो दैट इज़ वन रीज़न। दूसरी पॉलिटिकल माइलेज। अली तरीन जो हैं वो बेटे हैं जहांगीर तरीन के। जहांगीर तरीन जो है वो आप सब जानते ही हैं कि इमरान खान की पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, बाद में उन्होंने खैर बात कह दिया, लेकिन द पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट जहांगीर तरीन वो अगेंस्ट था उनके, जब से इमरान खान का मसला चल रहा है। आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, बट बेसिकली अली तरीन जो हैं वो एक नए पॉलिटिशियन उभर कर आ रहे हैं। उनको पॉलिटिकल माइलेज जो चाहिए थी, उनका मकसद ही नहीं है कि मुल्तान सुल्तान को वो बाय बैक कर सकें। उनका मकसद था कि वो अगले 10 सालों के लिए देख रहे हैं कि कैसे वो पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं, इस चीज़ को वो कैसे हाइप अप करके जो है वो एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं। और PCB ने उनको पूरा चांस दिया, बिकॉज नाउ ही हैज़ बिन टू दैट स्टेज जहाँ पर अब पब्लिकली ही हैज़ गॉन वायरल। और पिछले जो 24 से 48 घंटे में है जो उनकी वीडियो है वो कंप्लीटली वायरल हो गई है। सो ही सक्सीडेड ऑन व्हाट ही वांटेड टू डू। अब PCB इज़ हिटिंग बैक,
और अब नेक्स्ट कुछ दिनों में हमें ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। बट ये जो वॉर है बिटवीन अली तरीन एंड मुल्तान सुल्तान, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड सून, इट इज़ गोइंग टू बी पब्लिकली नेस्टी वॉर, जहाँ पर जो है ये कोर्ट्स में जाएगा और फिर आपको ये नज़र आता रहेगा हर अगले महीने, जहाँ पर नई चीज़ जो है वो डेवलप होती जाएगी। सो दिस इज़ नॉट द एंड। दूसरी तरफ PSL और पाकिस्तान को जो डैमेज हुआ है वो इरिपेरेबल है, बिकॉज अगर अली तरीन को ये करना था तो वो बिहाइंड क्लोज डोर्स भी कर सकते थे। अगर PCB को ये नोटिस भेजने थे अली तरीन को, जो उन्होंने सितंबर 12 को भेजा, फिर अली तरीन ने अक्टूबर को 2 को रिप्लाई किया, फिर PCB चुप हो गया, फिर उसके बाद जो है PCB ने जो है वो बात की कि भाईजान ये जो 23 अक्टूबर थी उसमें उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। फिर जो है वो अली तरीन आए सोशल मीडिया पे और उन्होंने ये अपॉलॉजी की वीडियो बनाई। सो दीज थिंग्स फ्रॉम बोथ एंड्स इज हर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट। पहले ही हम जीत नहीं रहे, पहले ही हम 7वीं 8वीं टीम बन चुके हैं दुनिया की, और उसमें जो PSL एक ब्रांड है जहां से आपको प्लेयर्स मिलते हैं, जहां से जो है वो लोग आपको इंटरनेशनली देखते हैं, वहाँ पर आप उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। ये क्लोज डोर्स में होनी चाहिए थी मीटिंग, और जो भी डिसाइड होता, वेदर ही स्टेज विद मुल्तान सुल्तान, वेदर PCB wants him to be staying in मुल्तान सुल्तान, whatever the decision was, ये आपको पब्लिकली नहीं करना था। सो ये मेरी टेक है इसके ऊपर। दूसरी तरफ आ जाएं, जो शान मसूद का जो अपॉइंटमेंट हुई है, वो अब एज अ कंसल्टेंट जो है वो काम करेंगे PCB के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स के ऊपर जो रोल होता है, जो कि बेसिकली डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंडर आता है। बट राइट नाउ उस्मान वाला जो इंटरनेशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे, जो क्रिकेट के थे, उनको PCB ने जो है वो फारिग कर दिया हुआ है, जो एशिया कप में ड्रामा हुआ था। सो देयर इज़ नो वन a director international cricket in Pakistan right now. The position is vacant. लेकिन जो शान मसूद हैं उनको कंसल्टेंट रखा गया है। नाउ कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो कि आपको बेसिकली सजेशंस दे सके, आपको बता सके कि आपने कैसे डिसीजंस लेने हैं। और जो रोल हैं, जो इंटरनेशनल जो डायरेक्टर होता है क्रिकेट का, उसके जो रोल है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। उसमें प्लेयरों से लेकर जो ICC के जो रूल्स होते हैं, ICC की जो कोऑर्डिनेंस होती है, ये यानी कि इतना बड़ा ये इसका जो डिपार्टमेंट है, ये इतना बड़ा है, इतना वसी है कि यहाँ पर जो है वो आपको डेफिनेटली लोग चाहिए। और उसमें जैसे अगर आपने कोई वार्म अप मैच खेलना है, अगर आपने कोई वेन्यू डिसाइड करना है ICC की तरफ से, तो वो मेल जाती है सीधा डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेटर जो होते हैं उनके पास वो डिसाइड करते हैं फिर कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे जो है वो चलने वाली हैं चीज़ें, कौन कितने मैचेस आप करते हैं और कितने नहीं करते। इसी तरह प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर जो डिसीजंस होते हैं वो भी इनके अंडर आते हैं। प्लेयरों की जो कन्वेंस होती है, प्लेयरों की जो कम्युनिकेशन होती है, प्लेयरों की जो एक जगह से दूसरी जगह प्लेयर ट्रैवल करता है, उनके TADAs जो होते हैं, वो सब के सब जो है वो ये डिसाइड करने वाले जो होते हैं वो डायरेक्टर इंटरनेशनल होते हैं। सो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शान मसूद को दी गई है। नाउ इसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि नवंबर 2 तक जो है वो PCB ने जो पोस्ट लगाई हुई है इस पोजीशन की कि हम नवंबर 2 तक जो है इसमें हायरिंग कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। नाउ इनको कंसल्टेंट रखा गया है, लेकिन वो पोस्ट स्टिल अवेलेबल है कि कोई अप्लाई कर सकता है जाकर इस पोजीशन के लिए। लेकिन मोस्ट लाइकली कुछ ही दिनों बाद वो जो पोस्ट है, जैसे ही नवंबर 2 गुजरेगी तो उसको टेक डाउन कर दिया जाएगा, और मोस्ट लाइकली आप देखेंगे शान मसूद जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस रोल के लिए, और फिर कुछ ही दिनों में उनको ऑफिशियली जो है डायरेक्टर भी बना दिया जाएगा। उसकी रीज़न जो है वो 2 हैं। एक कि शान मसूद जो हैं एज अ पाकिस्तानी कैप्टन, एज अ टेस्ट पाकिस्तानी कैप्टन, इनकी जो साइकिल है, जो इस वक्त साइकिल है, वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद बिल्कुल ये फारिग हैं। इनको कोई काम धंधा है नहीं, क्योंकि ना ये ODI में है, ना ये T20 में है, और पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जाकर अब बांग्लादेश में मार्च में जाकर कहीं खेलना है। तो बीच में 5 महीने हैं जिसमें
पीसीबी ने सोचा कि इनकी जो एबिलिटीज़ हैं, ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन और उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी हैं, एजुकेशन उन्होंने इंग्लैंड से ली हुई है, अपनी ए लेवल्स भी वहीं से किए हुए हैं। सो उसमें ही नोज़ हाउ टू हैंडल मीडिया, ही नोज़ हाउ टू टॉक टू इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स। उस सिचुएशन में जो है वो शान मसूद जो है वो एक एसेट हो सकते हैं, एक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है शायद वो उस रोल को अच्छे तरीके से कर पाएं। बट व्हाट अबाउट हिज करियर, व्हाट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट द प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या वो जो अभी डी कैटेगरी में हैं, सी कैटेगरी में जो प्लेयर हैं उनसे वो अपने आप को ए कैटेगरी में खुद ही ले जाएंगे? मतलब ये कैसे होगा? पीसीबी जो है जब ब्लंडर्स मारता है कई दफ़ा तो इतने बड़े होते हैं कि बंदा सोच भी रहा होता है कि ये दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल प्लेयर जो है उसको ऐसा कोई ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वाइल ही इज़ प्लेइंग इन द इंटरनेशनल टीम आप उसको जो है वो डाल दें। एंड ही इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम। तो इससे जो एक और चीज़ सामने आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिकॉज आप जो है वो इंटरेस्ट तो तब शो करते ना कि जब आप शान मसूद से डायरेक्टली ये पूछते कि यार आप ये सीरीज़ 1-1 से आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ बराबर कैसे की, ये आपको जो सीरीज़ जीतनी चाहिए थी 2-0 से वो 1-1 से बराबर कैसे हुई? ये क्वेश्चंस पीछे रह गए और शान मसूद को बता दिया गया कि भाईजान आप जो है ना वो अब ये कंसल्टेंसी रोल में आ गए हैं और अगेन एक ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा दिया गया। सो एट द एंड ऑफ द डे ये जो डिसीजन है मेरे ख्याल से इट हैज़ it's a double edged sword for शान मसूद। बिकॉज जब आप प्लेयरों के लिए कोई भी चीज़ करने जाएंगे, निगोशिएट करने जाएंगे, प्लेयर्स विल नेवर बी हैप्पी। बिकॉज जिस तरह एनओसीज के ऊपर जो अभी सारा ड्रामा चलता आ रहा है तो उसमें ये एनओसीज को भी मैनेज करेंगे। जो हमें पीछे याद है कि प्लेयर्स के एनओसीज अभी पीसीबी ने रिसेंटली रिजेक्ट किए थे, उसके ऊपर हम आते हैं आगे। लेकिन ये जो चीज़ थी इसमें शान मसूद का रोल, फिर उसमें कुछ प्लेयरों को अगर एनओसीज नहीं मिलते फिर वो जब इनके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे वाइल ही इज़ अ कैप्टन, तो फिर क्या वो जो एक ग्रीवेंसेस होंगे, एक टीम यूनिटी होगी, ड्रेसिंग रूम में जो यूनिटी होगी वो कहाँ जाएगी? सो ये चीज़ें कौन सोचता है, कौन इसकी प्लानिंग करता है, ये समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए था शान मसूद का। वो अगर खुद से रिटायरमेंट का ऐलान करते तो फिर आपको उनके पीछे जाना चाहिए था। दिस इज़ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से ऑन पेपर दिस सीम्स अ गुड आइडिया, बट in reality, when reality kicks in, this will be a terrible idea. So शान मसूद को इसके ऊपर इनकार करना चाहिए था, एग्री नहीं करना चाहिए था while he's a captain. So ये मेरी टेक है इसके ऊपर। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, चलते हैं एनओसीज की तरफ। एनओसीज जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट थे जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स थे, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन, ये जो 7 क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बिग बैश में जाकर खेलना था, जो बिग बैश शुरू होने जा रही है 14 दिसंबर से, वहाँ पर इन्होंने जैसे ये एशिया कप से लैंड हुए थे तो वहीं पर बॉम्ब शेल फेंक दिया था पीसीबी ने और बोला था कि हम आपके जो एनओसीज हैं उनको रिजेक्ट करते हैं और आप बिग बैश और कोई भी क्रिकेटिंग लीग खेलने के काबिल फ़िलहाल नहीं है। वो जो प्रिंसिपली डिसीजन था वो ठीक था उस वक़्त, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पीसीबी को यू टर्न लेना पड़ा, पीसीबी को बैक ट्रैक करना पड़ा। उसकी जो रीज़न है वो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से रब्ता किया और उन्होंने बोला कि भाईजान आप कर क्या रहे हैं? बिकॉज द थिंग इज़ कि बिग बैश में पहली दफ़ा इतने ज़्यादा स्टार्स पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो खेलने जा रहे हैं। बाबर आजम डेब्यू करेंगे, सिडनी सिक्सर्स जो ओपनिंग मैच अपना खेलेगी पर्थ स्कॉचर्स के ख़िलाफ़ एट पर्थ स्टेडियम, जहाँ पे अभी इंडिया ने अपना ओडीआई भी खेला था। सो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलेंगे, जो कि प्लैटिनम पिक हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई प्लैटिनम पिक हुआ हो, ब्रिस्बेन हीट ने पिक किया हो, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। फिर रिजवान जो हैं वो मेलबर्न रेनेगार्ड्स जो हैं उनके साथ होंगे, हसन भी उन्हीं के साथ होंगे, हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स से खेलेंगे, हसन अली जो हैं वो एडलेड जो स्ट्राइकर्स हैं उनसे होंगे, शादाब खान जो हैं वो सिडनी थंडर के साथ खेलेंगे। तो जो
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके 7 प्लेयर हैं इनको हमने साइन किया है, इनकी हमने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी है, हमने जो है वो इनके बैनर्स बनाए हुए हैं, हमने इनकी प्रमोशन की हुई है, आप करना क्या चाहते हैं? बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी प्लेयरों पे की है, इसकी रीज़न जो है वो सिंपल है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बिग बैश में इंटरेस्टेड हो। बिग बैश का जो पूरा जो स्केल है उसको बड़ा करने के लिए, ताकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही बिग बैश ना देखा जाए, बल्कि ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर्स तो जा नहीं सकते आईपीएल में, जो इंडियन प्लेयर खेलते हैं वो तो आईपीएल में ही खेलते हैं, तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी बिग मार्केट की वो पाकिस्तान है। तो उसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा कि आप होश के नाखून लीजिए और इनको वापस जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको री इशू कीजिए, इनको अलाउ कीजिए। उस पर पीसीबी ने यू टर्न मारा। अगेन ये करने से पहले सोचते नहीं हैं, फिर इनको वापस अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब इंटरनेशनली बदनामी होती है वहाँ पर फिर आप जो है वो दोबारा से जो है वो डिसीजन वापस लेते हैं। और जो प्रिंसिपली डिसीजन लिया था पहले, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न जो है वो सिंपल थी कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये जाकर डोमेस्टिक खेलें, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी खेलें और जो डोमेस्टिक में टूर्नामेंट्स हैं वो खेलें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है, किन प्लेयरों ने जाकर, ये जो 7 प्लेयर हैं इनमें से किन प्लेयर्स ने जाकर अपनी कायदे आज़म जो लोकल अपनी टीम्स हैं उनको ज्वाइन किया है? क्या बाबर आजम जो है वो चले गए वापस लाहौर वाइट्स के पास? क्या रिजवान जो है वो अपनी लोकल टीम के पास चले गए पेशावर की तरफ? ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो आपके जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको जाकर अपनी जो डोमेस्टिक की टीमें हैं उनको तो खेलने के लिए आपके पास ये जो आपने स्टिक यूज़ की कि हमने एनओसीज़ को नहीं इशू करना, ये करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दे शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक इन एनी कैपेसिटी। जैसे ही जहाँ पर भी थोड़ा सा ऑफ सीज़न आता है वहाँ पर इनको खेलना चाहिए। सो ये मसला अब रिजॉल्व हो गया है। अब ये प्लेयर्स जाएंगे बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी कि बाबर आजम कैसे खेलते हैं। बाबर आजम जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, सो हाउ ही परफॉर्म्स इन बिग बैश। और जो अब जो माइक हैसन है उन्होंने जो बोला था कि बाबर को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की ज़रूरत है, वो भी हम देखेंगे कि ऐसा होता है या नहीं। सो जो लास्ट टॉपिक जो है उसमें जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वुमेन क्रिकेट जो वर्ल्ड कप चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ऐसा है कि 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स दे वर मोलिस्टेड इन इंडोर जो एक जगह है इंडिया में, वहाँ पर सैटरडे को ये वाक़या हुआ। 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलियन टीम से जिनका ताल्लुक़ है वो अपने होटल रूम से निकले। दोनों जो वुमेन्स थी वो दोनों निकली और वुमेन जो हैं वो दोनों जो प्लेयर्स थी वो दोनों जा रही थी एक कैफ़े में। और कैफ़े में जो है जो रोड जो बीच में गैप है बिटवीन द होटल एंड द कैफ़े, उसके बीच में एक मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो आते हैं मोटर बाइक पर और वहाँ पर वो मोलेस्ट करते हैं दोनों फीमेल क्रिकेटर्स को। और उसके ऊपर फिर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो जाकर कंप्लेन करता है पुलिस में और वहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाता है। फिर जो पुलिस कमिश्नर होते हैं वो पिक्चर में आते हैं, वो फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जिन्होंने ये हरकत की होती है वो उनको 2 घंटे में अरेस्ट कर लेते हैं और अब ये मुद्दा जो है ये ख़त्म हो गया है। बट इससे चीज़ें कुछ अखज़ की जा सकती हैं। इनसे चीज़ें जो जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं वो नंबर 1 चीज़ कि ऐसा होने कैसे दिया। एक वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर आप सिक्योरिटी ब्रीच कैसे कर सकते हैं? जो प्लेयर्स का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें इतना ज़्यादा गैप है कि कोई भी रैंडम पर्सन आकर जो है वो आप के प्लेयरों को टच कर सकता है, कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये लैप्सेस है सिक्योरिटी में। जो वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी थी, जो पुलिस थी, उनकी तरफ से ये लैप्सेस हैं। जहाँ पर इंडिया अच्छा करता है वहाँ पर हम तारीफ़ करते हैं, जहाँ पर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ल्ड कप इवेंट। और ये जो न्यूज़ है ये पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त फैली हुई है। सो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो बंदा पकड़ा गया, जो मोटर बाइक पे बंदा था, वो गलती से मुसलमान निकल आया। अकील उसका नाम है। वो
जिसको एलिजिडली पकड़ा गया है, उसमें अब जो इंडियन मीडिया है वो अगेन वही प्रोपेगेंडा कि जी ये मुसलमान है तो इसका ताल्लुक फिर पाकिस्तान से होगा, अगर इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है तो इसकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान की होगी। अरे यार, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है? आपकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, आपका नेशनल बंदा है जिसने ये हरकत की है, ओन द थिंग, ओन इट, और फिर उसको सॉल्व कीजिए। जैसे 2 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया, दैट वाज वेरी स्विफ्ट एक्शन। और ये चीज़ें फिर अच्छी लगती हैं जब आप फिर पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन उसको अगर आपने हर चीज़ को पाकिस्तान के खाते में डालना है, पाकिस्तान को ही आपने बदनाम करना है, तो ऐसा चलेगा नहीं, ज़्यादा देर नहीं चल सकता। सो दैट इज़ द थिंग दैट इंडिया हैज़ टू वर्क ऑन, स्पेशली देयर मीडिया हैज़ टू वर्क ऑन, कि आप हर चीज़ पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ आप देखें कि हर जो रेप केसेस हैं इंडिया में वो कितने ज़्यादा हैं, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एज वेल। सो ये जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, अगर वो पुल कर देते इसकी वजह से और वर्ल्ड कप छोड़ कर वो चले जाते, फिर क्या होता, फिर कितनी बदनामी होती। सो ये जो इंसिडेंट्स हैं इनको देखना होता, और कल को ये इंसिडेंट फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान में हुआ होता, तो आप सोचिए कि ये जो बखेड़ा था ये कितना बड़ा बखेड़ा बनता, और पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान जो ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, वो इसके ऊपर कितनी बात करता। अभी तक यहाँ पर आकर एक इक्का दुक्का चैनल्स ने इसके ऊपर बात की है, जो इंडियन मीडिया है इसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है इस न्यूज़ को। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो फिर उनको ओन भी कीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये हमारा वीकली शो है दोस्तों, जिसमें हमने ये मुख्तलिफ टॉपिक्स जो वीकली जो बड़ी बड़ी न्यूज़ थी वो हमने डाली हैं। आपको कैसा लगता है, कैसा लगा है ये शो, और कैसे आप इसको देखना चाहते हैं? इसमें हम मैच पे बातें ज़रा कम करेंगे, जो वीकली न्यूज़ है उसके ऊपर ज़रा बातें ज़्यादा करेंगे। मैच के ऊपर हमारी वीडियोस जो रेगुलरली आती हैं, वो जो मैच के प्रीव्यूज़ होते हैं या मैच का जो रिव्यू होता है वो वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये जो है वो एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है। सो इसमें जो मेनली न्यूज़ होंगी, कंट्रोवर्शियल न्यूज़ होंगी, या फिर जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होंगी उनको हम पिक करेंगे। 4 से 5 टॉपिक्स हुआ करेंगे, ये तकरीबन 25 से 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स। सो ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।